हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। और यहाँ पे अगर आपने एनसीईआरटी को अब तक कंप्लीट नहीं किया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाऊँगी क्वेश्चंस के ज़रिए। और ये पूरी एक बुक है दृष्टि की, ठीक है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये बुक ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। वैसे मैं आपको ये पूरी बुक ही कंप्लीट करवा रही हूँ। एक एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो भी बुक में दिया गया है। और ये बुक में क्या सारी बातें कही गई हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो यहाँ पे एनसीईआरटी में जितनी बातें आपकी कही गई है, जैसे कि एनसीईआरटी में यहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जैसे क्लास सिक्स में आपका मान लीजिए चैप्टर 1 है, तो 1 से जितने भी क्वेश्चन आपके अराइज हो सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको क्वेश्चन के ज़रिए यहाँ पे कराया जा रहा है। और उसका एक्सप्लेनेशन भी वहाँ पे नीचे आपको दिया गया है ताकि आप उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसको अच्छे से समझ पाएँ। तो कह सकते हैं कि पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड ये आपका सेशन रहेगा। और जितनी बातें आपको बताई गई हैं उसमें वही बातें आपको देखने को मिलेगी। तो क्लास 6 हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है और क्लास 7 भी हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सबसे पहला चैप्टर था हमारा सौर मंडल में पृथ्वी, जो क्लास 6 का पहला चैप्टर है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि सौर मंडल चैप्टर का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं कंप्लीट हुआ है, तो वो कंप्लीट होगा आपका क्लास 10 तक जाते जाते, ठीक है। तो जैसे जैसे क्लास बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट और डीप आपका चलते जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे आपको समझना है, क्योंकि एक बार में अगर जैसे कोई भी बच्चे को भी अगर हम पढ़ाते हैं तो धीरे धीरे शुरू करते हैं, पहले ABCD, उसके बाद हम उसको लिखना सिखाते हैं, सेंटेंस सिखाते हैं ना। तो उसी तरह कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे ही समझा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको क्लास 6 हमने करा दिया। क्लास 6 में देखिए आपको जो विश्व भूगोल है यहाँ पे अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये पूरा कंप्लीट कराया गया है। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी के नाम से आपका प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप विजिट कर सकते हैं। क्लास 6 कंप्लीट हो गया। क्लास 7 में कुल 10 चैप्टर है, ये 10 के 10 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें भी आपका विश्व भूगोल में उत्तर अमेरिका और यूरोप से क्वेश्चन आपके कंप्लीट करा दिए गए हैं। आज हम करेंगे क्लास 8। कोशिश करूँगी कि क्लास 8 आज हम पूरा एक ही दिन में ख़त्म कर ले, क्योंकि 6 ही चैप्टर है इसमें। तो कोशिश करूँगी। वैसे अगर बहुत ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा तो फिर हम उसको स्किप कर देंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि क्लास 6 आज हम पूरा ये कंप्लीट कर ले क्लास 8 को, ठीक है। ताकि कल हमारा सिर्फ एशिया बच जाए, तो हम एशिया को ख़त्म करें और क्लास 9 में जल्दी से पहुँचें, क्योंकि क्लास 9 और 10 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहाँ से क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछे गए हैं। मैं आपको खुद ही दिखाऊँगी प्रूफ के साथ। तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास 8 जो है आज का जो क्लास होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि संसाधन भूमि से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि, उद्योग, मानव संसाधन, सारे ही टॉपिक आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी आपको मेरे वीडियो समय पर मिल पाएंगे। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, और मेरी मेहनत आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको आता हो वो ज़रूर आप अपने कमेंट बॉक्स में डाला कीजिए, ताकि आपको भी चीज़ें याद होती रहे। मैं आपको क्यों कह रही हूँ क्लास 9 और 10 की बातें, क्योंकि आप देख सकते हो क्लास 9 में और 10 में जो आपका चैप्टर दिया हुआ है ना, सीधा सीधा पूरा का पूरा वो एक तरह से एक ज्योग्राफी है अपने आप में, ठीक है। तो हर एक चीज़ यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक दे दिया गया और बहुत ही डिटेल में सारी चीज़ें कराई गई हैं। तो बहुत ही अच्छे से हम समझेंगे और स्टार्ट करते हैं। हम चलते हैं क्लास 8 की तरफ। और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं क्लास 8 में। क्लास 8 हमारा पहला ही चैप्टर है संसाधन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पे कौन सा। और चैप्टर यहाँ पे आपका 1 है ये। देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट को सही तरीके से परिभाषित करता है। तो आप सभी जानते होंगे पेटेंट क्या होता है। तो पेटेंट क्या है, किसी विचार या आविष्कार का एकमात्र अधिकार। जैसे कहते हैं ना कि आपने मान लीजिए कोई एक लाइन लिखी है, तो कहते हैं ना इसको पेटेंट करवा लीजिए वकील से, क्योंकि ये इस पर सिर्फ और सिर्फ आपका ही अधिकार हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा कह सकते हैं। तो ए ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, ठीक है। बाकी कोई भी आपका यहाँ पे क्वेश्चन सही नहीं है। आपके किसी भी विचार या आपके आविष्कार का एकमात्र अधिकार आपका होगा, इसी को पेटेंट करना कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं,
पेटेंट से तात्पर्य है कि किसी विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से, और इसका संकेत होता है आर से। कलात्मक पूंजी जैसे किताबें, लेख, चित्र आदि एकमात्र अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है, इसका संकेत होता है सी। इस तरह से देखिए आपका रहता है, ठीक है, कॉपीराइट। व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेडमार्क कहा जाता है, इसका संकेत टीएम है। तो बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेडमार्क कहते हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। पेटेंट का देखिए संकेत क्या होता है, और कॉपीराइट का संकेत क्या होता है, और ट्रेडमार्क का संकेत क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझ गए। और व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेडमार्क कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सतत पोषणीय विकास को परिभाषित करता है? तो कौन सा होगा? आर्थिक विकास के लिए संसाधन का उपयोग, प्राकृतिक संसाधन का सभी लोगों के बीच समान रूप से वितरण, ये भी नहीं है। संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता, भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, बिल्कुल। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या होता है? संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? सत्य बताना है। तो वे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। तो वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं हो सकती उन्हें हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। तो यहाँ पे बताना है ये दोनों ही कथन क्या यहाँ पे सही है? तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो जैसे वैसे संसाधन जिनकी मात्रा ज्ञात होती है उसे हम वास्तविक संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल के साथ देखें वास्तविक संसाधन में क्या होगा, तो जिनका वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है। वास्तविक संसाधन का मतलब क्या हो गया? जिनकी मात्रा ज्ञात होती है। उदाहरण के लिए रूर प्रदेश का कोयला, पश्चिम एशिया का खनिज तेल, ठीक है। तो ये आप इसको उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। संभाव्य संसाधन की मात्रा ज्ञात नहीं होती है, ये बात भी आपको नोट करना है। संभाव्य संसाधन की मात्रा ज्ञात नहीं होती है, किंतु इनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, इसका भी उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन ये भविष्य में इसके बहुत ज़्यादा उपयोग की संभावना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अजैव संसाधन बताना है यहाँ पे कौन सा होगा। अजैव संसाधन यहाँ पे कौन सा होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा होगा। मृदा भी हो जाएगा, चट्टाने हो जाएगा, खनिज हो जाएगा। वृक्ष तो आपका जैविक होता है, अजैव नहीं होता है। तो 1, 2 और 4 यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया? ये तो बहुत ही सिंपल सा था। चलिए हम आ गए अब दूसरे चैप्टर पे अपने। दूसरा चैप्टर हमारा भूमि, मृदा, जल, वनस्पति, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। यहाँ से आपका क्वेश्चन भी बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या है। मृदा से क्वेश्चन आपका पिछली बार भी देखने को मिला था, उसके पिछले बार भी देखने को मिला था। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो इसको ध्यान से समझेंगे। मृदा निर्माण के संदर्भ में यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है वो हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे मृदा अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। अपक्षय की प्रक्रिया से मृदा बनती है, क्या यह कथन आपका सही है? तो क्या ये कथन आपका सही है? तो बिल्कुल सही है। वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करते हैं, तो ये आपका कथन यहाँ पे गलत है। 2 ही सही है, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे आप इसको ज़रूर देखेंगे। यहाँ पे मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा का निर्माण, ठीक है, चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि में पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मृदा अपक्षय की प्रक्रिया से के माध्यम से बनती है, ये भी आपको याद रखना है। अपक्षय याद रखेंगे, अपक्षय की प्रक्रिया से मृदा बनती है। देखिए भाषा से ही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है और क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, इसलिए आपको ये भाषा को अच्छे से समझना है। यहाँ पे ऐसे मृदा परिच्छेदिका कितनी बार आपने देखा होगा ये ऑप्शन में, तो ये आपको ध्यान से समझना है कि ये सारे जो टर्म्स हैं ये क्या हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होती है। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस मृदा निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और जो है समय और मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। समय
ये आपको ध्यान रखना है। समय करता है, क्वेश्चन में आपका दिया था उच्चावच तुंगता और ढाल, ये आपके मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है, जो कि गलत था। तो अब आप समझ गए, समय यहाँ पे आपका सही हो जाता। और यहाँ पे क्या बातें कही गई हैं, तो वनस्पति, प्राणी और सूक्ष्म जीव मृदा में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं, ये भी कथन आपका यहाँ पे हो जाएगा। और उच्चावच, तुंगता और ढाल जो वहाँ पे दिया गया था वो मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, ठीक है। वहाँ पे परिच्छेदिका के बारे में दिया गया था, इसीलिए वो क्वेश्चन गलत हो गया था। तो ध्यान रखेंगे, उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक शैल मृदा के रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज की मात्रा और पारगम्यता को निर्धारित करते हैं। तो जनक जो शैल है, जनक शैल मृदा के रंग, गठन, तो ये सारे जो यहाँ पे मृदा किस किस चीज़ से आपकी प्रभावित होती है, निर्माण किससे होता है, ये सारी बातें आपका यहाँ पे एक बार में लिखा हुआ है। तो इसको ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा और बार बार इसको रिवीजन कीजिएगा। एक बार कुछ भी पढ़ने से आपके दिमाग में नहीं घुसने वाला है, तो कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से रिवीजन करेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है जितनी चीज़ें आप पढ़ें उसको बार बार रिपीट करें, तो यहीं से आपका काम बन जाएगा, आपका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो सही तरीका समझे, बहुत जगह जाने से अच्छा है किसी एक जगह पे बैठ के स्थिर से और उसको बार बार उसको रिवीजन कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो तीव्र ढाल जो है आपका, तीव्र ढाल जो ऐसे बना होता है मान लीजिए, तो ये तीव्र ढाल पर मृदा के अपरदन होने की जो क्रिया है उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है? रक्षक मेखला बनाया जाता है, मल्चिंग बनाया जाता है, वेदिका फॉर्म या फिर समोच्च रेखीय जुताई क्या की जाती है यहाँ पे मृदा अपरदन के लिए, ये आपको बताना है। और यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और वेदिका फॉर्म यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अब क्या है ये वेदिका फॉर्म? तो वेदिका फॉर्म जो होता है वो पद्धति है एक प्रकार की, और तीव्र ढालों वाली सतह पर यदि वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा कृषि की जाती है तो मृदा का अपरदन सबसे कम होता है। तो वेदिका फार्म जो है ये ध्यान रखेंगे, तीव्र ढालों वाली सतह पर वेदिका फार्म पद्धति के द्वारा ही कृषि की जाती है, जहाँ मृदा का अपरदन सबसे कम होता है, सीढ़ी नुमा ऐसे बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? पहाड़ी ढालों पर, ठीक है। अब यहाँ पे पहाड़ी ढाल लिखा हुआ है तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे समुच्च रेखीय जुताई जो है ये आपका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो पहाड़ी ढाल लिख करके मृदा अपरदन और ब्रैकेट में आप लिख दीजिए समुच्च रेखीय जुताई। तो ऐसे आपको लगातार इसको पढ़ना होगा। देखिए यहाँ पे इस विधि में क्या होता है, तो पहाड़ी ढालों पर समुच्च रेखीय जुताई अपरदन रोकने की सबसे उपयुक्त विधि है। किसी पहाड़ी ढाल पर समुच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है, जबकि तटीय और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्षों को कतारों में लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। इस विधि को रक्षा मेखला विधि कहते हैं। तो रक्षक मेखला विधि में क्या होता है, वृक्षों को कतारों से लगाया जाता है ताकि हवा के द्वारा जो मृदा का अपरदन होता है वो आवरण को बचाया जा सके। समझ में आ गया? तो 3 अभी तक आपने देख लिया, समुच्च रेखीय जो हो गया, रक्षक मेखला हो गया, और एक कौन सा था अभी, वेदिका फार्म हो गया। तो ये 3 विधि आप समझ चुके होंगे। चलिए गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है ये बताना है। गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण क्या है? ये जितनी भी बातें आपको यहाँ पे दी गई हैं सारे आपको एनसीईआरटी में यहाँ पे देखने को मिलता है। नदियों का प्रदूषित जल, अम्लीय वर्षा, गिद्धों का अत्यधिक शिकार हो रहा है, या फिर डिक्लोफिनेक एस्प्रिन जैसी पीड़ानाशी दवा की वजह से गिद्धों के लुप्त होने का ये एक वजह है। तो बताएंगे यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो बिल्कुल डी ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही होगा। डिक्लोफिनेक एस्प्रिन जैसी पीड़ानाशी दवा की वजह से गिद्ध की मृत्यु हो रही है। तो गिद्ध मृत जीव जंतु को खाने के कारण एक अपमार्जक है और इन्हें पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है, किंतु भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक एस्प्रिन अथवा इब्रुप्रोफेन जैसी पीड़ानाशी दवाओं से किया जाता है, गिद्धों द्वारा अपमार्जन से उसकी किडनी खराब हो रही है और वे मर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। अब यहाँ पे देखिए आपको किसी के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो क्या है,
कौन सा उद्यान है आपका? राष्ट्रीय उद्यान है, जैव मंडल ने बायोस्फीयर रिजर्व है, या वन्य जीव अभ्यारण्य है, या वनस्पति उद्यान है? तो ये यहाँ से आपको ये इसकी विशेषता को देखते हुए यहाँ पे समझेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे, यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। तो संरक्षण के लिए हम क्या बनाते हैं? बायो रिजर्व, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं बी ऑप्शन, ठीक है, चलिए देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो ये आपका वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए निर्धारित किए गए प्राकृतिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आपसे इस तरह का बिल्कुल पूछा जा सकता है। पिछली बार भी आपसे इस तरह क्वेश्चन जो है देखने को मिले हैं। लुप्त प्राय प्राणी किस श्रेणी में आते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आपका कुछ था। तो चलिए अभी हम यहाँ पे देखते हैं कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, जो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिक एकता की रक्षा के लिए जो है राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है। प्राकृतिक क्षेत्र है ये एक प्रकार का। चलिए आगे बढ़ते हैं। संकटग्रस्त, देखिए इसी तरह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन आपका देखने को मिला था, ध्यान रखेंगे। संकटग्रस्त वन्य प्राणी जात और वनस्पति जात में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार परिपाटी CITES के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो यह विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत पशु पक्षियों के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ ही चुके हैं कि द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, इसका ही फुल फॉर्म है ये, ठीक है। CITES विभिन्न देशों की सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसमें पशु पक्षियों की अनेक प्रजातियां, उसकी एक सूची बनाई जाती है और इस सूची में दिए गए सभी पशु पक्षियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और ये सभी जो है इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य जीव, वन्य प्राणी और पौधे के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन पर कोई खतरा ना हो। तो ये आपका बिल्कुल सही यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। खनिज और शक्ति संसाधन, आपने चैप्टर 3 पे हम पहुंच चुके हैं। खनिज और शक्ति संसाधन, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों की धरातल के नीचे से निकालने के लिए खनन की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है पहले से ही, तो इसको आप बहुत ही अच्छा से समझ लें। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को धरातल से निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रवेधन, कूपकी खनन, विवृत खनन या फिर आखनन? कौन सा यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा? तो प्रवेधन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अब ये क्या है कि पृथ्वी की सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसे हम विवृत खनन कहते हैं, ठीक है। खनिज जो कम गहराई में स्थित होते हैं, ध्यान रखेंगे, खनिज कम गहराई में स्थित होते हैं वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, तो विवृत खनन होता है। अब गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए बनाए जाते हैं, उसे हम कूपकी खनन कहते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है जिसे प्रवेधन कहते हैं। आपको सारे ही यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो सारे को अच्छे से आप समझ लें, क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोदकर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं, ठीक है। तो सतह के निकट स्थित खनिजों को आखनन द्वारा निकाला जाता है। तो यहाँ पे सारे ही एक बार में आपने समझ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। धात्विक खनिज किस सेल समूह में पाया जाता है? अब सेल तो हमने पहले भी पढ़ा है, क्लास 7 में भी मैंने आपको पढ़ाया है ये, तो सेल के बारे में बहुत ही अच्छे से विस्तृत जानकारी मैंने आपको दे दी थी उसी में।
वो जितना मैंने आपको उसमें बता दिया था ना, वो कंप्लीट है अपने आप में। तो वो मैंने आपको कंप्लीट लिखवाया था। उम्मीद है कि आपने उसको देखा होगा और उसको लिखा भी होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है धात्विक खनिज किन सेल समूहों में पाया जाता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, और बताएंगे कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आग्नेय एवं कायांतरित सेल जो है समूह में धात्विक खनिज को रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो उसे वह खनिज है। संरचना के आधार पर खनिजों को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिज में वर्गीकृत किया गया है। धात्विक खनिज में धातु कच्चे रूप में होते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित सेल समूह जिनसे विशाल पठारों का निर्माण होता है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया धात्विक खनिज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो कथन दिया है अधात्विक खनिज अवसादी सेल समूह में पाए जाते हैं। तो क्या ये कथन आपका सही है? तो बिल्कुल सही है। खनिज ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम कायांतरित चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। तो कायांतरित चट्टान के नीचे नहीं पाए जाते हैं, तो ये दूसरा आपका गलत हो जाएगा। एक ही सही है, यानी केवल एक ऑप्शन ही यहाँ पे आपका सही है। तो ये आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। इसीलिए मैंने आपको बोला कि क्लास 6 से जो है स्टार्ट करना है, ताकि बेस आपका धीरे धीरे मजबूत हो जाए और क्या बातें आपको कही जा रही है वो आपको समझ में आता जाए। तभी हम धीरे धीरे क्लास 9 और 10 में जो अब देखेंगे, एक एक चैप्टर से आपका बहुत सारा क्वेश्चन है 9-10 में, तो सारे ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो तसल्ली से सारा वीडियो देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, तभी आपको सभी बातें समझ में आएंगी। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों के अवसादी सेल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। अवसादी सेल समूह में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अवसादी चट्टान के नीचे आपका कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। यहाँ दिया हुआ था आपका आग्नेय कायांतरित चट्टान। कायांतरित चट्टान के अंदर नहीं पाए। कायांतरित तो आपको पता है ना, जब दबाव और प्रेशर से आपका कायांतरित चट्टान बनाया जाता है, तो ये आपका अवसादी चट्टान के अंदर आता है, इसमें ध्यान रखेंगे। अब एक फैक्ट है, इसको भी ध्यान में रखिए क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो इम्पॉर्टेंट है। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ओंटेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लैटिनम आग्नेय और कायांतरित सेल में पाए जाने वाले खनिज के उदाहरण है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कायांतरित सेलों में पाए जाने वाले खनिज के उदाहरण यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। लौह अयस्क, ठीक है, उत्तरी स्वीडन में, ये सारे नाम से भी आप वाकिफ़ हो रहे होंगे। और ओंटेरियो कनाडा, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको विश्व भूगोल में करा चुकी हूँ, तो आप इससे समझ पा रहे होंगे। और ओंटेरियो कनाडा में तांबा और निकेल के निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकेल, क्रोमाइट और प्लैटिनम आग्नेय और कायांतरित सेल में पाए जाने वाले खनिज हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, काला सोना किसे कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि पूछा जाता है। तो पेट्रोलियम और इससे बनने वाले जो उत्पाद हैं, तो ये आपके काला सोना कहे जाते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सिंपल सा था ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताना है निम्नलिखित में से कौन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायो ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा। तो यहाँ पे आपका राइट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे सारे ही आपके सही हो जाएंगे, सभी आपके गैर परंपरागत स्रोत हैं। तो परंपरागत और गैर परंपरागत आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा आपका गैर परंपरागत का स्रोत है। तो यानी सभी सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और परंपरागत का स्रोत क्या है? तो खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, लकड़ी, ये सब आपका परंपरागत है। ठीक है, और गैर परंपरागत में आपका पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा। इसको नोट कर लेना अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित है। तो भारत में बताना है भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित है। नागालैंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या मेघालय में। ये आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश सही हो जाएगा। 2 और 3 यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ भी। तो कहाँ पे है?
तो ताप ऊर्जा को पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। भूतापीय ऊर्जा कहलाता है जो ताप हमारा पृथ्वी से प्राप्त किया जाता है। और पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी यह तापीय ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में भी प्रकट हो सकता है। भारत में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण में है और जम्मू कश्मीर में लद्दाख के पूर्व पूगा घाटी में है, पूगा घाटी। इसको भी नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बायोगैस के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन आपको बताना है। बायोगैस संयंत्र जैविक अपशिष्ट का बैक्टीरिया के द्वारा अपघटन होता है। तो ये कथन आपका सही है, बिल्कुल सही है। बायोगैस मीथेन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। बायोगैस आपका मीथेन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, गलत है भाई। तो एक ही सही है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, ये ऑक्सीजन का नहीं है बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ठीक है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, ध्यान रखेंगे, बायोगैस। और जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं के गोबर, रसोई के अपशिष्ट को ईंधन में बदला जाता है, उसे हम बायोगैस कहते हैं। और ये विशेष रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के संयुक्त रूप से मिश्रण से बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन संकरे मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया था। रूस, फ्रांस और भारत की कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय मील के क्षेत्र हैं। विश्व का पहला जल विद्युत उत्पन्न करने वाला देश नॉर्वे है। तो विशेष नोट में आप ये लिख सकते हैं। चलिए बताएंगे खनिजों की विशेषता कौन सी नहीं है, नहीं हमें बताना है। तो ये प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं, ये तो सही है। इनका एक रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही है। ये असामान्य होते हैं, क्यों भाई असामान्य क्यों होते हैं? तो ये गलत हो जाएगा आपका। इनका वितरण असमान होता है, ये सही है। तो एक ही है जो आपका गलत है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत ही तो बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ बताना है, अभ्रक का प्रमुख उत्पादक कौन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो अभ्रक का प्रमुख उत्पादक नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं बीपीएससी में, तो ध्यान रखेंगे। इसका क्रम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर थोड़ा डीप में बनाना चाहे तो, या फिर आपसे ऐसे पूछेगा कि पहला उत्पादक, पहला ही अधिकतर पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका कर्नाटक, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कर्नाटक में आपका अभ्रक नहीं पाया जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो अभ्रक निक्षेप मुख्यतः कहाँ होता है? झारखंड में, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। और भारत विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और निर्यातक भी है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पे हमारा कृषि। यहाँ से क्वेश्चन आपका हो ही नहीं सकता कि आएगा नहीं। कृषि से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा और चैप्टर 4 में हम पहुँच चुके हैं। तो कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा चैप्टर 6 तक हम कंप्लीट कर लें। और मेरे साथ आप भी थोड़ा मेहनत कीजिएगा, लगे रहिएगा और पूरा कंप्लीट देखिएगा, ताकि मेरी मेहनत भी थोड़ी सफल हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। सेरीकल्चर बताना है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सेरीकल्चर आपका कहाँ हो जाएगा? रेशम के कीटों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर कौन सा हो जाएगा? तो पीसी कल्चर हो जाएगा आपका मत्स्य पालन, ठीक है। विटीकल्चर हो जाएगा अंगूर की खेती, और हॉर्टिकल्चर हो जाएगा सब्जी, फूलों या फलों की खेती। ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर से बता देती हूँ, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे सेरीकल्चर रेशम कीट, पीसीकल्चर मछली मतलब मत्स्य पालन, मछली पालन, ठीक है। विटीकल्चर मतलब अंगूर की खेती, और हॉर्टिकल्चर मतलब सब्जी, फूलों या फलों की खेती, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जैविक कृषि से है, ठीक है। जैविक कृषि के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन यहाँ पे आपका असत्य है, असत्य बताना है, ठीक है। जैविक कृषि के बारे में देख लेते हैं कौन सा सही होता है। तो इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद की जगह जैविक खाद का प्रयोग किया जाता है। जैविक कृषि में बिल्कुल सही है।
ये तो सही है, आपको गलत बताना है, ठीक है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही कृषकों को आय अधिक प्राप्त होती है तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतिस्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरे हैं। ये भी आपका कथन सही है। तो तीन ही गलत होगा, पर देख लेते हैं। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण किया जाता है, जैविक कृषि में नहीं किया जाता है। तो तीसरा ही आपका गलत है, यानी 3 ऑप्शन ही आपका। अच्छा, यहाँ पे आपका दिया हुआ है मिल इस तरह से कूट में, तो आपका केवल 3 यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको एक बार जान लीजिए। जैविक कृषि में रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद और रासायनिक कीटनाशी की जगह प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आनुवांशिक रूपांतरण इसमें नहीं किया जाता है। अब है गहन निर्वाह कृषि। यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बनता है कृषि से, आपने खुद भी देखा होगा, बनता है ना। तो इसको ध्यान से यहाँ पे समझेंगे। गहन कृषि निर्वाह कृषि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे गहन निर्वाह कृषि के संबंध में, यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। सत्य कथन बताना है। तो इस प्रकार की कृषि पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में धान यानी चावल मुख्य फसल होती है। यह कृषि दक्षिण पूर्व एशिया एवं पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। तो यहाँ पे गहन निर्वाह कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, तो यहाँ पे आपका तीनों ही कथन सही है, और इसको आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गहन निर्वाह कृषि आपका जो है पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, ठीक है, व्यापारिक रूप से नहीं किया जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। और फसल में कौन कौन सा आता है आपका, देखिए यहाँ पे गहन निर्वाह कृषि में छोटे किसान जो होते हैं, किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है आपका कि गहन निर्वाह कृषि में अधिक श्रम या कम श्रम, इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि श्रम अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे खुद से लोग जो है करते हैं, फैक्ट्री नहीं बनती, मशीन नहीं लगता है ज़्यादा। तो यहाँ पे औजारों से जो है अधिक श्रम से ये खेती की जाती है। इसके अंतर्गत कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि करता है, और इसमें चावल मुख्य फसल होती है, और अन्य फसल में गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन ये सब शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिम निर्वाह कृषि। अब ये क्वेश्चन देखिए, हर प्रकार की कृषि यहाँ पे देखेंगे, और इस चैप्टर से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा बनेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा ये बड़ा था। तो यहाँ पे देखेंगे आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि शामिल होते हैं। तो क्या दोनों ही प्रकार की कृषि होती है इसमें, आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और मिश्रित कृषि? तो ये आपका गलत है। भारत के उत्तर पूर्वी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है, ये कथन आपका सही है। उत्तर पूर्वी भाग में आपका ये प्रचलित है, यानी कि केवल 2 ही सही है, ऑप्शन बी। यहाँ पे आप इसके बारे में जान लीजिए। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल हैं। स्थानांतरित कृषि भारी वर्षा वाले और जहाँ पर वनस्पति का तीव्र पुनर्जनन होता है ऐसे क्षेत्रों में की जाती है। भारत के इस प्रकार की कृषि उत्तर पूर्वी भागों में प्रचलित है। साथ ही अमेजन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में भी इस प्रकार की खेती की जाती है, कृषि की जाती है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। तो ये स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत ये चीज़ें होती हैं, इसको आप ध्यान से नोट कर लेंगे। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि को छोड़ जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन या दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन से जगह पे स्थानांतरित कृषि को क्या नाम से बुलाया जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत बनता है। तो झूम कृषि तो बहुत कोई जानते होंगे, पर आपको यहाँ पे सारे ही देखने हैं।
कौन सा सही होगा? तो देखिए झूमिंग जो है ये आपका उत्तर पूर्वी भारत में कहा जाता है। मिल्पा जो है, मिल्पा आपका मैक्सिको में कहा जाता है, और रोका जो है ये ब्राज़ील में कहा जाता है, और लदांग जो है ये मलेशिया में कहा जाता है। इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा हो गया मैक्सिको में, रोका हो गया ब्राज़ील में, और लदांग हो गया मलेशिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में अब बताना है यहाँ पे कौन सा जो है कथन आपका सही होगा। सही कथन बताना है, देख लीजिए। वाणिज्यिक कृषि के संबंध में, वाणिज्यिक कृषि फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो क्या ये कथन आपका सही है? बिल्कुल सही है। इस कृषि के अंतर्गत अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा, मशीनों द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वाणिज्य के लिए ये किया जा रहा है, बड़े स्तर पे किया जाता है। कई प्रकार की मशीनों का, फैक्ट्रियों का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक कृषि, अनाज कृषि सब शामिल होते हैं। तो ये भी आपका सही है, तीनों ही सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। वही बातें यहाँ भी कही गई हैं, कुछ अलग नहीं है। चलिए, इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती। अब देखिए, एक यहाँ पे कृषि के बारे में बात की जा रही है, कौन सी कृषि है, वही लक्षण जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में हमें समझना है। तो देखिए कौन सी कृषि की बात की जा रही है। तो इस कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है तो आपका ये निर्वाह कृषि तो होगा नहीं, है ना। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान इस प्रकार की कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो देखिए यहाँ पे मिश्रित कृषि भी नहीं होगा ये, और रोपण कृषि भी नहीं होगा। वाणिज्य अनाज कृषि, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पा रहे होंगे, अभी तक आपने जो देखा उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर लगा पा रहे होंगे। रोपण कृषि बताना है। अब रोपण कृषि से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। श्रम और पूंजी, ये क्वेश्चन इस तरह से आपका बनता है, कई बार बनता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे रोपण कृषि में क्या होता है, बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है, तो सही है। इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। तो ये कथन भी आपका जो है इस कृषि के मुख्य क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध नहीं होगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। गलत है मतलब यही ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। परिवहन जाल के विकास की आवश्यकता होती है। तो क्या ये कथन आपका सही है? ये भी कथन आपका सही है, केवल एक ही है जो गलत है, यानी कि टू कहाँ है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए रोपण कृषि के बारे में। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि, ध्यान रखेंगे, वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसीलिए इसमें श्रम भी है अधिक और पूंजी भी अधिक लगती है। ठीक है, इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र कौन कौन से? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ शीतोष्ण लिखा हुआ था इसलिए वो गलत हो गया। समझ में आ रहा है आपको? ध्यान रखेंगे, विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। इस कृषि के उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार की कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। तो यहाँ पे आप अब समझ गए होंगे रोपण कृषि से संबंधित। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताना है कि किस प्रकार की कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। तो भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? मिश्रित कृषि, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और जगह आप इसको नोट कर लीजिए। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे के फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में ये प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चावल से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पे, काफ़ी इंपॉर्टेंट। कौन सा कथन असत्य है ये हमें बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं।
चावल कृषि से संबंधित कथन कौन सा गलत है? यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है, ये तो सही है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है, ये आप नोट कर लीजिए। उच्च तापमान, निम्न तापमान में आप फंस जाइएगा, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि उच्च तापमान होना चाहिए, आर्द्रता अधिक होनी चाहिए, ठीक है, और वर्षा होनी चाहिए चावल के लिए। कल्याण सोना और सोनालिका राज राज 30 यहाँ पे 3077, अर्जुन आदि चावल की किस्में हैं, ये आपका गलत है, ठीक है। ओस यानी शरदकालीन, अमन यानी शीतकालीन और बोरो यानी ग्रीष्मकालीन पश्चिम बंगाल में उत्पादित चावल के 3 फसलें हैं, तो ये भी आपका सही है, लेकिन सी ऑप्शन आपका गलत है। तो यहाँ पे सी ही आपका ऑप्शन गलत है, तो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि असत्य ही हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, कल्याण सोना, सोनालिका, राज 3077, अर्जुन आदि गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, ना कि धान की, ध्यान रखेंगे। धान से आपका चावल आता है, पता ही होगा। और जमुना, जया, पद्मा, कांची, कृष्णा, कावेरी, हंसा, माही, सुगंधा, बाला, रत्ना, ये सब आपके चावल की किस्में हैं, तो इसको आप नोट कर लेना, कुछ भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बताना है, यहाँ पे गेहूं की कृषि के लिए कौन सा उपयुक्त यहाँ पे होगा मृदा? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, दोमट मिट्टी या फिर लैटेराइट, यहाँ पे बताएंगे कौन सा आपका सही होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे दोमट मिट्टी जो है ना, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, दोमट मिट्टी, ठीक है। गेहूं के वर्धन काल बढ़ते समय में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है, ये भी आपको नोट करना है। और प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन विश्व का सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। कॉफ़ी के बारे में बताना है, कॉफ़ी की कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही होगा यहाँ पे? तो कॉफ़ी की कृषि में आपका किस प्रकार की जलवायु, किस प्रकार की मृदा, किस प्रकार का मैदान होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पे आप एक बार में कॉफ़ी से रिलेटेड सारी चीज़ें देख पाएंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बनाया गया है इसमें, ताकि आप एक एक कॉन्सेप्ट को एक एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत ही अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे देखिए, कॉफ़ी के बारे में बताना है, इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, सही है। इसकी कृषि के लिए सुअपवाहित दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है, तो ये भी आपका सही है। इस फसल की वृद्धि के लिए समतल मैदान सर्वाधिक उपयुक्त होता है, समतल नहीं होता है, तो 1 और 2 ही यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, तो देखिए कॉफ़ी की कृषि के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल की उपयुक्त, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है पर्वतीय ढाल, याद रखेंगे, ठीक है। और ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक क्षेत्र है, ये भी याद रखना है। चलिए, सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? किसको कहते हैं सुनहरा रेशा? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है काफ़ी बार। पटसन, कपास, रेशम या रेयॉन, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पटसन, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो पटसन को आप सुनहरा रेशा के नाम से जानते होंगे। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु में इसकी आवश्यकता होती है, और यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन में अग्रणी उत्पादक देश हैं। तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको यहाँ पे हाईलाइट किया ना, इसको नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चाय की कृषि के संदर्भ में बताना है यहाँ पे कौन सा आपका सही होगा। चाय की कृषि के लिए तो चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि सही बताना है कि गलत बताना है? 1 मिनट रुकिए, क्वेश्चन को देख लेते हैं पूरा। असत्य कथन बताना है। देखिए, जब मुझे डाउट होता है ना, पक्का वहाँ पे असत्य ही होता है। असत्य कथन बताना है, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन। चाय की कृषि के संदर्भ में कथन बताना है, तो चाय की कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए उष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है, ये तो आपका कथन गलत है। इस कृषि के लिए वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, ये आपका सही है। एक तो सही था, सेकंड नंबर। नेक्स्ट देखते हैं, चाय की कृषि के लिए लैटेराइट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। मंद ढाल की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी आपका गलत है। तो यानी कि 1 और 3 आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे। चाय बगानों में उगाए जाने वाली
एक पेय फसल है, पता ही है सबको। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। यहाँ लेटेराइट मृदा लिखा हुआ है, जो कि चाय के लिए नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे पहुँच गए अब हम उद्योग। हमारा अगला चैप्टर है उद्योग। कृषि से हमने बहुत सारे क्वेश्चन देखे और उम्मीद है आपके सारे कृषि से रिलेटेड डाउट आपके फिनिश हो गए होंगे। और जब हम नेक्स्ट करेंगे क्लास 9-10 तो वहाँ पे आपका बहुत ही अच्छे से और हो जाएगा। चलिए उद्योग देख लेते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? तो खनिज आधारित उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं। खनिज आधारित उद्योग, ठीक है, जिसमें खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। इन उद्योगों के उत्पादन के लिए अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा कारक उद्योग की अवस्थिति को निर्धारित करता है? कच्चे माल की उपलब्धता, परिवहन, बाजार या भूमि। तो यहाँ पे बताना है कौन सा कारक है जो जिम्मेदार होगा आपका उद्योग के लिए। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये, चारों ही सही है। कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, परिवहन भी होना चाहिए, बाजार भी होना चाहिए और भूमि भी होनी चाहिए, तभी तो उद्योग जो है यहाँ पे सफल हो पाएगा आपका। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चारों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी? ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। और कब ये घटित हुई थी? तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दिसंबर 1984 में, ठीक है। अब इसको थोड़ा जान लीजिए। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे आपका आ चुका है ऑलरेडी। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाता है ये मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC गैस का रिसाव पूछा जाता है। कौन सी गैस के रिसाव से ये दुर्घटना हुआ था? तो ये आपका यही आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। और एक डेट पूछ लेता है, भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग यहाँ पे 12 बजे के लगभग जो है ये घटना घटी थी। और जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखानों से हाइड्रोजन साइनाइड और प्रतिक्रियाशील पदार्थों के साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो रहा था। तो यही दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और हर बार आता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कथन सत्य बताना है। संयुक्त क्षेत्रों में उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। तो ये तो आपका सही है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। सहकारी क्षेत्रों के उद्योगों का स्वामित्व संचालन सरकार द्वारा होता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, एक ही सही है, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन जो होता है वो कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारक जो होते हैं, कामगार या कामगारों अथवा दोनों द्वारा किया जाता है। सरकार का यहाँ पे सहयोग नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए आनंद मिल यूनियन लिमिटेड, ये आप एक संस्था यहाँ पे सहकारी क्षेत्र के रूप में उद्योग का स्वामित्व देख सकते हैं। चलिए, सनराइज उद्योग किसे कहते हैं बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है जो सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, शिक्षा से संबंधित उद्योग, उद्योग समझ रहे हैं ना, बिजनेस, ठीक है, चिकित्सा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग या फिर ऑटोमोबाइल उद्योग बताना है। सनराइज उद्योग काफ़ी पूछा जाता है, ये सनराइज उद्योग ध्यान रखेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भी हो जाएगा आपका, शिक्षा से संबंधित उद्योग भी हो जाएगा और यहाँ पे चिकित्सा उद्योग भी हो जाएगा, ठीक है। तो 1, 2, 3 आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लौह इस्पात कच्चे माल यहाँ पे बताना है। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में क्या प्रयोग होता है? लौह इस्पात, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा पूछा गया है, तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। VVI क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे भी आपका लौह अयस्क हो जाएगा, कोयला और चूना पत्थर, ठीक है। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग में आता है, तो वहाँ पे आपका हो जाएगा ये लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर। 1, 2, 3 यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस्पात उत्पादक केंद्र है कुछ और उससे संबंधित राज्य, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अभी हम डिटेल में इसको देख लेंगे, इस्पात का
उत्पादक केंद्र कौन कौन सा है? तो जमशेदपुर कहाँ है आपका? जमशेदपुर हो जाएगा आपका झारखंड में, बर्नपुर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, भद्रावती हो जाएगा भद्रावती हो जाएगा कर्नाटक, और सलेम हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित इस्पात उत्पादक केंद्र, झारखंड में आपका जमशेदपुर में और बोकारो में भी है, स्टील प्लांट है ना। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में, आसनसोल और बरनपुर में है, छत्तीसगढ़ में भिलाई में है, उड़ीसा में राउरकेला में है, कर्नाटक में भद्रावती और विजयनगर में है, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में और तमिलनाडु में सलेम। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। चलिए आगे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। और यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? झारखंड। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए रतनजी टाटा जानते होंगे आप, तो यहाँ देखिए 1907 में जे.एन. टाटा ने टिस्को की स्थापना वर्तमान झारखंड राज्य के जमशेदपुर साकची में की थी। यह कारखाना स्वर्ण रेखा व खरकई नदियों के संगम पर स्थापित है और टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति गुरुमहिसानी, बादाम पहाड़, उड़ीसा और नोवा मुंडी सिंहभूम से कोयला की प्राप्ति झरिया व पश्चिम बोकारो में होता है। ठीक है, तो लौह अयस्क यहाँ पे जगह का नाम भी आपको दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्राकृतिक रेशा से क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ये, तो ध्यान में रखेंगे। प्राकृतिक रेशा कौन सा हो जाएगा? ऊन, सिल्क, लियन या फिर रेयॉन, कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा? तो देखिए ऊन भी हो जाएगा आपका सही, ऊन भी आपका भेड़ से मिलता है, और भी अलग अलग जो है आपके यहाँ पे पशु से मिलता है। ठीक है, पौधों से भी मिलता है। पौधों से कौन सा मिलता है? सिल्क आपका देखिए कीड़े से मिलता है ना। तो यहाँ पे हम देखें तो सिल्क भी हो जाएगा और लिनन भी हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। तो 1, 2, 3 सी ऑप्शन। रेयॉन तो आपका बनाया जाता है ना, रेयॉन नहीं होगा, वो तो आर्टिफिशियल है, मानव निर्मित होता है। तो ये दोनों ही आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। रेसे वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल है। रेसे प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित हो सकते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ये प्राकृतिक होगा, एक ये मानव निर्मित होगा। तो प्राकृतिक रेसे कौन से होते हैं? ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट। ठीक है, जूट यही मैं आपसे बोलने वाली थी, भूल गई थी। जूट जो है ये प्लांट से होता है। ऊन आपको पता है ये आपका पशु से मिलता है आपको। सिल्क भी आपको सिल्क का कीड़ा होता है, वहाँ से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें प्लांट से मिलता है, ये भी आपका प्लांट से मिलता है। मानव निर्मित रेसे कौन कौन से? तो नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन, बहुत पूछा जाता है ये, ध्यान रखेंगे। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग बताना है कहाँ पर स्थापित किया गया था। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग बताएंगे यहाँ पे, तो सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता, मुंबई, कौन सा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा? तो कोलकाता बिल्कुल सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। अब आपको लग रहा होगा अहमदाबाद होना चाहिए, पर यहाँ पे कोलकाता आपका सही हो जाएगा। देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कलकत्ता के समीप फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो गया था। तो देश की पहली फसल आधुनिक वस्त्र मिल आपकी मुंबई में है, 1854 में स्थापित की गई थी। और कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पतन और कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहे। और इस प्रकार से मुंबई जो है आपका देश में पहला सफल आधुनिक वस्त्र मिल है। और कलकत्ता, अगर पूछा जाए देश में प्रथम वस्त्र उद्योग, तब आप कलकत्ता लगाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए देश में पहली सफल आधुनिक वस्त्र मिल कहाँ हुई थी, तो मुंबई में, ध्यान रखेंगे। भारत का मैनचेस्टर, काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूरत, कलकत्ता, अहमदाबाद और तमिलनाडु, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? अहमदाबाद। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अगर पूछा जाए तो क्या होगा, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको पता है, नहीं पता है तो ज़रूर सर्च करके बताइए ताकि आपको ये याद हो जाए। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर
जो भी बताएगा उसे मैं आपको कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो जो भी जानते हैं वो ज़रूर बताइएगा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। और यहाँ पे भारत का मैनचेस्टर पूछा जा रहा है तो अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है और अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक था। अहमदाबाद कपास उत्पादक करने वाले क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। यहाँ की आर्द्र जलवायु कताई और बुनाई के लिए आदर्श जलवायु मानी जाती है। चलिए, जापान का मैनचेस्टर के नाम से यहाँ पे कौन सा जाना जाता है? हो सकता है क्वेश्चन यही मिल जाएगा क्या, जो मैंने आपसे पूछा है। मैंने जो पूछा है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? टोक्यो, ओसाका, योकोहामा या फिर नागासाकी, कौन सा होगा? तो देखिए, सारी चीज़ें आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लाया गया है। तो यहाँ पे ओसाका याद रखेंगे, ठीक है, ओसाका याद रखेंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, इसे जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है। अब कथन यहाँ पे बताना है, सही होना चाहिए, सही कथन, ठीक है। तो बंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जहाँ से इसका नाम सिलिकॉन पठार पड़ा। तो क्या ये कथन आपका सही है? तो बिल्कुल सही है। देश में सबसे पहले सूचना प्रौद्योगिकी नीति का घोषणा कर्नाटक राज्य सरकार ने किया था, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। यहाँ 1 और 2 दोनों ही सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है, सिलिकॉन वैली सांता क्लारा घाटी का एक भाग है जो उत्तर अमेरिका में रॉकी पर्वतमाला के निकट स्थित है। क्षेत्र की जलवायु शीतोष्ण है इसकी। और सिलिकॉन पठार जो है आपका बंगलुरु दक्कन का पठार पर अवस्थित है, जिसे ही हम सिलिकॉन पठार कहते हैं, सिलिकॉन वैली। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट चैप्टर, हमारा अंतिम चैप्टर पे हम पहुंच गए फाइनली। और यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो आप अपने लिए खुद एक बार क्लैप ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपने आज पूरा क्लास 8 कंप्लीट किया है, ठीक है। तो क्लास 8 में आपका ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपका मान लीजिए हो गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कारक, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने का कारक यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है। तो स्थलाकृति भी होता है, खनिज भी जो है जनसंख्या वितरण में प्रभावित होता है, मृदा भी होता है, सांस्कृतिक कारक भी होता है और सामाजिक कारक भी होता है। तो सारे ही हो जाएंगे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब ये क्या है, ये टर्म्स को समझना इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं भौगोलिक कारक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारक। भौगोलिक कारक के अंतर्गत शामिल है कुछ चीज़ें, उसको हम ध्यान से एक बार देख लेते हैं। स्थलाकृति क्या है? लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र खेती, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त है। तो स्थलाकृति किस लिए आपका कारक है ये एक? तो इसीलिए क्योंकि हर कोई पर्वत पठार पे जाके तो नहीं रह सकता है ना, मैदानी भाग चाहिए, सब यही पसंद करते हैं। यहीं पे आप कृषि कर सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी औद्योगिक कार्य कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत ही ईजिली हो पाता है, कोई भी सेवा यहाँ पे आसानी से हो पाता है। इसीलिए यहाँ पे जो है जनसंख्या ज़्यादा प्रभावित करेगी, ठीक है। तो ये आप समझ गए स्थलाकृति। आगे देखते हैं जलवायु कैसे प्रभावित करती है। तो लोग सामान्य रूप से चरम जलवायु जो अत्यधिक गर्म अथवा अत्यधिक ठंडे क्षेत्र हों उनमें रहने से बचते हैं। अब देखिए, जो बहुत ठंडा जगह होगा, अब देखिए ध्रुवीय इलाके में तो कोई नहीं रह पाएगा ना, और बहुत ही ज़्यादा गर्म जगह पे भी लोग नहीं रह पाएंगे, तो सामान्य जगह पे ही लोग रहना पसंद करते हैं। तो जलवायु भी यहाँ पे आपका इफ़ेक्ट करता है। अब मृदा कैसे इफ़ेक्ट करता है? तो उपजाऊ मृदा कृषि के लिए उपयुक्त भूमि प्रदान करती है। अब जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ की भूमि उपजाऊ होगी तो वहाँ पे रहना आसान हो जाएगा आपके लिए। तो गंगा, भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र, चीन में हुआन हो, चांगयांग और मिस्र में नील नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए क्षेत्र हैं, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे कृषि करने योग्य भूमि पाई जाती है। अब जल किस लिए इम्पोर्टेंट है? तो जल, लोग उन क्षेत्रों में रहने को प्राथमिकता देते हैं जहाँ अलवणीय जल आसानी से उपलब्ध हो सके। समुद्र के किनारे थोड़ी रहेंगे, तो समुद्र के किनारे नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ का पानी लवणीय होता है, जो कि आप पी नहीं सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं उसको। तो विश्व की नदी घाटियाँ घने बसे हुए हैं, तो नदी घाटियों पे आप रहना पसंद करते हैं, जबकि मरुस्थल विरल जनसंख्या वाले होते हैं। अब खनिज कैसे इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, खनिज जो है, खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक कैसे होगा? तो ये भी यहाँ पे आप समझ लीजिए एक बार। आर्थिक कारक,
औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई 2 घने बसे हुए क्षेत्र हैं। आर्थिक कारक की दृष्टि से जानते ही हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांस्कृतिक कारक क्या हो सकता है? तो धर्म और सांस्कृतिक महत्ता वाले स्थान लोगों को आकर्षित करते हैं। वाराणसी, यरूशलेम या वेटिकन सिटी इसके कुछ उदाहरण हैं। सामाजिक कारक तो अच्छे आवास, अच्छी शिक्षा जहाँ मिलेगी वहाँ लोग जाना चाहते हैं। अच्छे आवास होने चाहिए। स्वास्थ्य की सुविधा जहाँ पे अत्यधिक होगी वहीं पे लोग जाना पसंद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के अंतर्गत प्राकृतिक वृद्धि दर से क्या मतलब है? प्राकृतिक वृद्धि दर क्या है? ऐसे क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं, तो बिना स्किप किए अगर आप यहाँ तक कंप्लीट देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है। मुझे भी जान के बहुत खुशी होगी कि आप भी इतनी मेहनत करते हैं और एग्ज़ाम है आपका, तो इतना मेहनत करना भी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ऑप्शन क्या है? तो किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, क्या ये प्राकृतिक वृद्धि दर है? तो प्राकृतिक वृद्धि दर आपका यही हो जाएगा, किसी देश में जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, क्योंकि इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ये प्राकृतिक वृद्धि दर है। प्राकृतिक विशेषताओं के कारण किसी जगह पर लोगों का अधिक बसाव, ये नहीं होगा। किसी देश में स्त्री और पुरुष की जनसंख्या के बीच का अंतर, ये भी प्राकृतिक नहीं है। किसी देश में एक वर्ष में जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या, ये भी नहीं। ये वाला आपका सही हो जाएगा। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर, ये प्राकृतिक वृद्धि दर के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रवासी, उत्प्रवासी और अप्रवासी किसे कहते हैं? ठीक है, तो जो लोग किसी देश को छोड़ते हैं उसे अप्रवासी कहते हैं, गलत हो गया। जो लोग बाहरी देश से किसी नए देश में आते हैं उसे उत्प्रवासी कहते हैं, ये भी गलत हो गया। तो ये ना तो ए सही है ना तो दो सही है, दोनों ही गलत हैं। तो ये उल्टा हो गया, इसका ये हो गया और इसका ये हो गया। अब जो लोग देश को छोड़ते हैं उसको उत्प्रवासी कहते हैं, और जो लोग नए देश में आते हैं उसको अप्रवासी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। फाइनली हमने पूरा क्लास 8 आज कंप्लीट कर लिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा आज का सेशन, आपने ज़रूर देखना है, ज़रूर से ज़रूर, और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। यहाँ पे बताना है जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है, सही बताना है यहाँ पे। यह किसी देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक विधि है। जनसंख्या पिरामिड, बिल्कुल एक ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जनसंख्या पिरामिड में बच्चों की संख्या 15 से कम और ऊपरी भाग में वृद्धों की संख्या 65 से अधिक निचले भाग में दिखाई जाती है, ये आपका गलत है। यदि देश में केवल जन्म दर ऊंची होगी, जनसंख्या पिरामिड ऊपर तीव्रता से संकरा होता जाता है, तो ये भी आपका गलत है। दोनों ही गलत है, एक ही सही है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा आपको जनसंख्या पिरामिड आखिर है क्या। एक देश की जनसंख्या संगठन की अध्ययन करने की एक रुचिकर विधि है जिसको जनसंख्या पिरामिड कहते हैं, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश के रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे और निचले भाग में दिखाई जाती है, ठीक है, और यह जन्म स्तर को दर्शाती है। ऊपर का आकार वृद्ध लोगों के लिए यानी 65 वर्ष से अधिक की संख्या को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। तो वृद्ध वाला जो है ये मृतकों की संख्या को दर्शाता है। एक देश की जनसंख्या पिरामिड दूसरे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे होते हैं, आधार पर चौड़ा और ऊपर तीव्र से संकरा होता जाता है। तो ये होता है पूरा पिरामिड। और क्लास 8 हमारा ख़त्म हो चुका है इसी बात पे। और कल जो है हम एशिया महाद्वीप बहुत ही तगड़े तरीके से करेंगे, एशिया को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। यहाँ से फिर आपका कोई क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा, 60 से ऊपर प्लस से यहाँ से क्वेश्चन है आपके, तो कंप्लीट देखेंगे। यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से इसको देखिए, बार बार रिवीजन कीजिए और क्लास 8 का पूरा चैप्टर फिनिश कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।